everyone. So today's topic of our discussion is how to do micro teaching. Especially we'll be talking about pharmacology. In any branch, you will be taking lectures or you will be giving seminars and doing micro teachings, right? This is one of the things which you will be doing in your regular basis, and at the end of your third year residency during the final exams आपको एक माइक्रो टीचिंग प्रेजेंट करनी होती है. सो वील गेट टू नो अबाउट how we should be doing micro teaching. I'll not be discussing the details of P-drug concept. There is already a separate video which is available regarding the P-drug concept. अगर आपको वो देखना है so you can check it on my channel. So let's start with the माइक्रो टीचिंग. सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द सेमिनार. सेमिनार इज़ अ ब्रॉड टॉपिक. मतलब हम कोई भी एक बड़ा टॉपिक लेंगे एंड इफ़ वील डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल देन it will be a seminar. It can go up to 30 to 40 minutes of a lecture which will be a detailed discussion of a particular topic which can be assigned by your guide or by the HOD or somebody related to your department, any mentor, right? But in micro teaching there is a difference that the micro teaching should not be more than 10-15 minutes. आपको 10-15 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लैरिफाई करना होता है एंड फिनिश करना होता है, राइट? जो भी आपको टॉपिक अलॉट किया जाता है. अब आपको जब फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा MD फार्माकोलॉजी का, देन देयर विल बी पर्टिकुलरली 5 to 10 minutes ओनली विच विल बी अलॉटेड टू यू फॉर योर माइक्रो टीचिंग. दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक. द वाइवा कैन गो टू द टॉपिक एज वेल क्योंकि उस समय फाइनल एग्ज़ाम होगा, बट द मेन पर्पस ऑफ द माइक्रो टीचिंग ड्यूरिंग द फाइनल ईयर एग्ज़ाम और ऑन द लास्ट डे ऑफ योर रेजिडेंसी मेनली फोकसेस ऑन योर वे ऑफ टीचिंग. आपका क्या तरीका है पढ़ाने का, आप किन कंसेप्ट्स को पढ़ा रहे हैं, आपको खुद वो टॉपिक समझ में आया है, क्या आप उसको उस सफिशिएंट अमाउंट में समराइज़ कर पा रहे हैं, जितना उन्होंने आपको टाइम अलॉट किया है उसमें आप समराइज़ कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन बेसिक पर्पस. This particular exercise during your exam may fetch you 20 to 25 marks which may vary from university to university, but this is an important thing. आप जो हर वीक या हर मंथ में एक माइक्रो टीचिंग या एक सेमिनार अपने रेजिडेंसी में प्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टू द थर्ड ईयर. तो पहली चीज़ आपको ये समझना है, जो भी आप टॉपिक बनाएंगे वो एक PPT पे बनाएं. दूसरी चीज़, द PPT कैन बी फैंसी एट द स्टार्टिंग. मतलब यू कैन गो फ्रॉम द पावर पॉइंट एंड यू कैन चूज डिफरेंट स्लाइड्स, डिफरेंट मोड्स, and it can be very colorful, it can be attractive so that viewers आप उसको fetch कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा attention आपको मिल सके. So always don't choose very bright colors ताकि उससे visibility आपकी कम हो. So means at the end people should also be able to read your things and it should be very much visibly all right to everybody, right? The next particular thing I really want to discuss with you people is, जब भी आप माइक्रो टीचिंग करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि there should be confidence level in you. आप आई कॉन्टैक्ट कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, आपकी स्लाइड्स कितनी प्रॉपरली बनी हैं. एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी होती है वो ये है, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन द पैटर्न. अब CBME आ गया है, एडकॉम आ गया है, तो आपको MBBS को भी उस तरीके से पढ़ाना होता है. तो जब टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स ओनली कि व्हाट न्यू चेंजेस या आपने क्या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करी. इज़ योर लेक्चर वन वे और इज़ योर लेक्चर टू वे? मीन्स इट इज़ जस्ट द टीचर टीचिंग द थिंग और इट इज़ एन इंटरेक्टिव लेक्चर. आर यू गिविंग MCQs? आपका ओरिएंटेशन क्या है लेक्चर लेने का? सो आपको उस चीज़ पे जज किया जाता है माइक्रो टीचिंग के लेवल पे. ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी डेज ऑन वीकली और मंथली बेसिस वहाँ आपसे टॉपिक रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे. दैट इज़ डेफिनेटली अ थिंग, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट योर फाइनल्स, जिसके अंदर द मेन फोकस is related to your way of presentation and teaching and your communication skills and the way you gather the audience for your particular topic. This will also show your knowledge related to that particular concept as well as your capability to handle the student
that will be also assessed during your final exam, right? My particular thing, for example, as we have already read about the PDRA concept, right? So मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चूज़ किया है माइक्रो टीचिंग के लिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी लेक्चर प्रेजेंट, तो आप उसको सुन लो, है ना, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट लेक्चर. बट पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ऐसा एक टॉपिक मिल जाता है PDRA कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल दे दीजिए, ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ जो फ्रंट पेज होता है उसके अंदर आपका नेम ज़रूर होना चाहिए, जो भी प्रेजेंटर है, आप कौन से PG रेजिडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या व्हाट इज़ योर बैच, आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे, आप कौन से कॉलेज को बिलोंग करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली योर फर्स्ट पेज, जिसके अंदर आपको कंटेंट टॉपिक देना होता है, कॉलेज देना होता है, आपका नेम एंड आपका कौन सा ईयर चल रहा है, ये बेसिकली आपको बताना रहता है जब भी आप माइक्रो टीचिंग शुरू करते हैं. The next thing, you have to make a page regarding the contents. This is very important. Some people don't make it because this will make your audience very much attentive regarding the particular thing. Like क्या contents हो सकते हैं. Introduction, आप पहले क्या बताने वाले हैं कि आपके टॉपिक का क्या इंट्रो है. सेकेंड चीज़ आप क्या बताएंगे कि आपने कैसे PDRA चूज़ करा, फिर आपने PDRA के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करे, आपने फिर एडवांटेज बताई कि PDRA की ये हो सकती है, आपने एक एक्सरसाइज भी दी, और फाइनली आप रेफरेंस दे सकते हैं. सो माय पर्टिकुलर थिंग इज़ कि आपको जब भी कोई एक टॉपिक लेना है, आप उसको बाइफरकेट कर लीजिए, ताकि ईजी फॉर यू टू फॉलो एंड ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, राइट? Then make a slide regarding the introduction. Now I'll also tell you something regarding this, कि I have made all the slides in black and white. This is mostly preferable during the exams because you don't want to make any glitch or mistake during your learning period, or when you're teaching to the students. Then it is more preferable for you to make a colorful slide so that it will have more attention of your students and everybody. And the second preference for you to make an introduction, जब भी आप लिखेंगे तो या तो आप कैपिटल्स में लिखिए या आप बोल्ड और अंडरलाइन कर दीजिए. यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द मेथड्स, है ना. जो भी आपका टाइटल होता है, इट शुड बी ऑफ मोर फॉन्ट साइज. जो आपका फॉन्ट साइज है इसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए एज कंपैरेटिव to your remaining content. Font size होता है, it shouldn't be less than 20. It is very advisable if it is not less than 20, 24, 28. You can go up to any of these numbers. And जो आपका टाइटल होता है, it will be suitable from 32, 36, ऐसे वाला कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका फिट इन द बॉक्स एंड विजिबिलिटी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, राइट? बेसिक प्रेजेंटेशन का क्या रूल होता है? यू हैव टू फॉलो अ रूल विच इज कॉल्ड एज 6x6. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इफ इट इज़ पॉसिबल एट योर एंड, यू कैन फॉलो 6x6 रूल, विच बेसिकली मीन्स कि आपको जो एक लाइन होती है उसमें 6 वर्ड्स होने चाहिए and there should be 6 lines in that particular slide, right? So it is a 6x6 rule. Not exactly everybody counts the number, but basic 6x6 rule का ये मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपका जो कंटेंट होना चाहिए ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, या फिर पूरे पेज के अंदर इट शुडेंट बी वेरी मच टाइट कंटेंट, ताकि जब विजिबिलिटी या कोई पढ़ना चाह रहा है उसके लिए बहुत अच्छे से रीडेबल ना हो. तो इट शुड बी वेरी मच विजिबल एंड वेरी मच रीडेबल कंटेंट, राइट? ना जो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में बताना होता है. दैट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पेज. जो भी आप उसे डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कोई एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड कोई बात बता सकते हैं, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट थिंग, या वो डिजीज़ कौन सी है या क्या चीज़ है, तो आप इंट्रो के अंदर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. देन द सेकेंड स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड विच इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ द गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग अ PDRA, राइट? उसको भी मैंने फिर हाईलाइट किया है. नेक्स्ट मैंने उसके 5 पॉइंटर्स बनाए हैं, जिस तरीके से हम एक PDRA को चूज़ करते हैं उन सबको भी मैंने हाईलाइट किया है और नंबरिंग दी है 3, 4, 5, राइट? तो मैंने सारों की नंबरिंग दी है एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिफरेंस जो आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है. उसका यही मतलब है कि आपने बोल्ड कर देना है ताकि आपका कंटेंट जो आप एक्चुअली शो करना चाहते हैं, जिस पे फोकस करवाना चाहते हैं ऑडियंस का, वो वहाँ देख सके, ठीक है? देन यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग जो भी आपने कंटेंट पढ़ा या PDRA के बारे में आप जो समझाना चाहते हैं या रीड आउट करना चाहते हैं वो रीड आउट कर दीजिए. देयर इज़ ऑल्सो दिस वेरी बिग मिथ अमंग द PG रेजिडेंट्स कि आपको जो माइक्रो टीचिंग है वो सिर्फ खुद देख के
या खुद याद करके बोलनी है, नो इट इज़ नेवर एडवाइजेबल, या कोई आपको ऐसा बोलता भी नहीं है. देयर इज़ अ लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ यू and it is more preferable if you make eye contact with the external or the teachers sitting around. आप कंटेंट को याद करिए, ज़रूर याद करना चाहिए क्योंकि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है. बट माई पर्टिकुलर एडवाइस टू यू इज़ आइदर यू लुक एट द लैपटॉप एंड देन मेक अ कंटैक्ट विद द ऑडियंस, or you look at the screen behind and then make a contact with the audience. The contact with the audience is a must so that they should know that you are confident enough regarding that very particular topic which you are given or which you have prepared, right? पॉइंट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इज कि आप कोशिश करिए कि आप पॉइंटर्स बनाइए कि आपकी एक तो स्लाइड्स कंजस्टेड नहीं लगेंगी, दूसरा आप सिंगल लाइंस के अंदर आप एक्सप्लेन करिए जो भी आप बात कहना चाहते हैं, या फिर आप कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए कि इस बारे में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सूटेबिलिटी के अंदर हम कैसे सूटेबल ज़्यादा देख सकते हैं. अगर वहाँ पे हमने किस रिलेशन में सूटेबिलिटी करी है कि अगर एल्डरली है या फिर बच्चा है उसके रिलेशन में सूटेबिलिटी करी है, तो ऐसे करके आप कुछ भी जो कंटेंट है अपना या तो विद एग्जांपल्स फोकस करा सकते हैं या फिर विद सिंगल पॉइंट्स बना के आप बता सकते हैं कि हमारा जो फोकस है वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा है. राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई हैव समराइज्ड the last 3-4 slides. It is also good if you do that. Nobody wants to read whole of the theory, nobody is interested and no one has enough time for that particular thing. So it is good and advisable for you to give pointers, to give important main points to them. You can choose diagrams, you can choose graphs for your explanation, flow charts आप use कर सकते हैं, you can use any of those things. So here I have summarized those 5 pointers again with the single line pointing कि मेरा बेसिक क्या अप्रोच था इस पर्टिकुलर 4 स्लाइड्स के अंदर, मैं क्या समझाना चाह रही थी या मेरा फोकस किस चीज़ पे था. सो आई हैव चूजन दिस, राइट. Then you will again tell about anything which is related to that particular topic. मान लो आपने कोई डिजीज़ लिया, कोई ड्रग लिया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे चला जाएगा थोड़े से स्लाइड्स. देन फार्माकोडायनेमिक्स पे, फार्माकोकाइनेटिक्स पे, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो यू विल गो स्टेप बाय स्टेप. आप पर्टिकुलर आपने कोई एक ड्रग लिया है तो उस पर ऐसे मूव ऑन कर जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है तो उसमें फैक्टर्स आ जाएंगे. अब जो ये मैंने फैक्टर्स हैं इस पर भी आई हैव यूज जस्ट द पॉइंटर्स. अगर आपके पास इनफ टाइम है देन यू कैन गो फॉर एक्सप्लेनेशंस, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. देन ऑल्सो दिस अनदर स्लाइड, आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है, आप सब कुछ उसमें बताइए ताकि आपका वेलवर्स होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि यू हैव इनफ नॉलेज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. And then I have given this particular slide which is representing a question जिसके अंदर एक एक्सरसाइज दी गई है कि मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. वे ऑफ टीचिंग विल टेल द एक्सटर्नल्स और द टीचर्स और योर HOD that you are well versed with the topic and you have a very interactive way of teaching and you are not doing anything which is monotonous. तो आपको जब भी माइक्रो टीचिंग करनी है you have to make sure that your lecture is not considered boring and it should be a two-way thing. अगर आप एक्सरसाइजेस देते हैं, अभी आप कुछ पॉइंटर्स बना सकते हैं ना कि दिस इज टेक होम मैसेज, तो टेक होम मैसेज के अंदर आप कुछ 5 पॉइंट लिख देंगे एंड में, वो हो सकता है, या फिर MCQs हो सकते हैं, या फिर आप ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स टू मेक योर लेक्चर इंटरैक्टिव. या फिर आप कोई फन क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई भी आपने क्वेरी या क्वेश्चन दे दिया, उस तरीके से भी आप अपने लेक्चर को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव आस्क्ड फॉर अ एक्सरसाइज एंड मैंने ये क्वेश्चन एक पूछ लिया, ठीक है. उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप फिर डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर नॉट इन जनरल, आई एम टेलिंग यू कि द वे यू एक्सप्रेस एंड टेल पीपल कि दिस इज़ हाउ आई टेक लेक्चर एंड दिस विल टेल योर मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है. But don't overdo it. It is good to show your confidence and your skills, but it is also not advisable for you to show overconfidence. And it should be very humble way of teaching. You shouldn't be very arrogant and it should be very polite, soothing, calming type of lectures which will give more of the knowledge about that particular topic. But we can't really teach a 20-year experienced person
तो आपको उनको कभी भी ये नहीं बताना होता कि वी आर टीचिंग यू, यू जस्ट टेल दिस इज़ आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग, दिस इज़ आवर वे ऑफ टीचिंग एंड दिस इज़ हाउ आई टीच, but don't show your knowledge या फिर don't brag about yourself. Basically I want to mean that don't brag or don't be overconfident in front of them, right? Because you're there to learn from them. They already have that 20 years of experience, and fetch that knowledge and improve your skills during the next micro teachings, next seminars, what can be improved, what mistake you have done, how you can reconsider, and you can alter those things and change those perspective, and how you can take a means you will learn how to command a lecture and command a class. That is more important during a micro teaching lecture, right? And then I have taken this exercise and I have given the solution to this exercise, that how we have come to a particular diagnosis and particular P drug. You can go with this and explain regarding this. You can show graphs, you can show pictures if that is related to your topic, and you can show any animated video. That will be also really really good, but you need to be really good at explaining that particular thing, right? And it shouldn't be like copy pasted, or just don't take out the PPTs from SlideShare or random areas. Just try to make the PPT with your own mindset, and collect the knowledge from 3-4 books, some of the articles. You choose from the articles and then make a particular slide or PPT that will also help you answer more of their questions, because you have read more, so you will be able to apply more of your knowledge regarding that particular topic, right? Then I have come over to this particular topic, and this is the end of my topic. But at the end of the slide I have also mentioned about the references. This is also really important for you to mention. Why I am telling you is this: either you choose from the particular articles or websites through which you have chosen that particular topic, or you can mention about the books you have chosen your topic from. You can mention their page number, their editions, which book you are relating to, so you can mention regarding that. And your final slide should conclude regarding thank you. And it is really really good if you don't mention any motivational quotes. It is not advisable at your end. If you're taking MBBS classes, it is okay, but if you are giving your micro teaching, or you are giving any of the teachings in front of your HOD teachers or somebody, then it is highly not recommended to go for any motivation, because they are not there for your motivation. You should be knowing really what to present in front of whom, right? So this is really really important, and it should be very crisp, short and continuous lecture, clear lecture with clear concepts. And definitely I am telling you, it is 7 to 10 minutes in finals which you are given for a particular student for explaining his or her micro teaching. So I think so this is all about the micro teaching questions. And definitely the viva might go upon P drugs, might go upon angina, the drugs related to it, and the P drugs at your particular place which you prefer. And the other questions will be how you will take this lecture, how can you make this PowerPoint more effective, how can you make this lecture more interactive, what is your way of teaching, will you answer a particular student about a particular question which he has or she has confusion regarding in between the lecture or at the end of the lecture, will you do any demonstrations regarding this particular topic. These are the new fancier questions which they are more interested during the micro teaching. Is your voice audible to the audience? Are you using mic? Are your hands shaking? What you will do to command the class? How will you maintain the silence? These are all the questions which they are actually focusing upon, because you are an upcoming teacher for those MBBS students, and they really want to know that whether you will be able to take a particular class. So that is their particular focus, right? So this is all about what I have learned in my residency regarding the micro teaching and how you should present your micro teaching. If you still have any doubts regarding how to make a slide for micro teaching or what else to be done in micro teaching, then please do
comment me in the comment box, and I'll reply to your messages as soon as possible. Thank you so much. Keep sharing, keep learning. Bye bye.